हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारा है मैग्नेटिज्म। और कल हमने टॉपिक पढ़ा था कि जब आप किसी डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू क्या होती है। आज हम इसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि जब आप किसी डाइपोल को ऐसा सोचते हैं, कंसिडर करते हैं कि आपके पास एक डाइपोल है, उस डाइपोल को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो उस पर टॉर्क लगेगा। तो अगर उस पर टॉर्क लगेगा तो वो रोटेट करेगा। तो अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमें बताना है कि जब आप किसी डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में अंदर रखने के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। समझाने वाली बात मैंने क्या बोला, आप डाइपोल को, तो हमारा टॉपिक क्या है, मैंने अभी आपको बताया जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए कल मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजते हैं तो किसी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल पे रखने के बाद उस पर जो टॉर्क लगेगा उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। कल हमने डेरिवेशन करा था, जब आप किसी डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं थीटा एंगल पे तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होता है, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब हम क्या कोशिश करेंगे, अब हमें क्या करना है, इस डाइपोल को रोटेट कराना है इस टॉर्क के अगेंस्ट में। तो अगर मुझे डाइपोल को किसी एंगल पर रोटेट कराना है टॉर्क के अगेंस्ट में तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, उस पर टॉर्क लगना शुरू हो गया। अब आपको डाइपोल को रोटेट करना है टॉर्क के अगेंस्ट में। तो टॉर्क के अगेंस्ट में रोटेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के। वर्क एनर्जी थ्योरम में यही तो पढ़ाया जाता है कि जो वर्क आप करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। तो जो वर्क आप डाइपोल को रोटेट कराने के लिए करेंगे वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने मान लिया कि मैंने डाइपोल को एक छोटा सा एंगल, अब वैसे तो हमने उसे कितने डिग्री के एंगल पर हमने उसे घुमा दिया, डी थीटा डिग्री के एंगल पर घुमा दिया। तो आपने कितना स्मॉल एंगल रोटेट करा, डी थीटा। तो उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। देखिए अब मैं आपको रिलेट करके दिखाता हूँ। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो काम यहाँ पर फोर्स करेगा वो काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करेगा, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, एंगल। अब टाउ की वैल्यू पुट कर दीजिए। टाउ की वैल्यू क्या होती है, एम बी साइन थीटा डी थीटा। समझ लीजिए फिर से आप एक बार, डी डब्ल्यू इक्वल टू आपने लिखा टाउ डी थीटा क्योंकि हमने छोटा सा एंगल डी थीटा घुमाया है। उसके बाद टाउ की मैंने वैल्यू पुट कर दी, एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 एंगल घुमाया। डाइपोल को मैंने कितना एंगल घुमाया, थीटा 1 से थीटा 2। तो उसके लिए टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, उसका इंटीग्रेशन करके। W इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो गया, थीटा 1 से थीटा 2 एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब आपको पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस थीटा। तो W इक्वल टू एम बी बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और थीटा 1 से थीटा 2 एम बी ऐसे ही। अब पता है आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस कॉस थीटा 2 फिर माइनस कॉस थीटा 1। देखिए कैसे लिखा मैंने इसमें, अपर लिमिट क्या है आपकी थीटा 2, फिर माइनस लगाया, अपर लिमिट फिर क्या है थीटा 1। तो एम बी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। देखा, एक बार देख लीजिए इसको।
अब मैं ये माइनस अगर कॉमन ले लूँगा तो माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा। उसके बाद जब आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया आपका वर्क। ये आपने क्या निकाला, वर्क डन। और वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो U इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये आपकी एनर्जी हमने निकाली कौन सी, कि जब आप किसी डायपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको आप भेजते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजने के बाद उस पर लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी। अब हम यहाँ पर एक स्पेशल केस कंसिडर करेंगे। स्पेशल केस क्या कंसिडर करेंगे, हम ये मानेंगे कि जो डायपोल है वो कितने डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है। और उसके बाद उसे हमने घुमा के कितने डिग्री के एंगल पे कर दिया, थीटा डिग्री पे। तो देखिए U इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 90। क्यों, क्योंकि थीटा 1 की जगह 90 और ये कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो क्या आ गया, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। अब एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, अगर दो एंगल दे रखे हैं आपको तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और सिंपल सा अगर एक एंगल दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, U इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। तो हमारा आज का अगला टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है लगातार। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में कंटिन्यूस मोशन करेगा तो उस कंडीशन में उसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है E, और जब इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन जब मोशन करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होती है। तो करंट की वैल्यू कितनी है, I। ये आपका न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जिस सर्कुलर ऑर्बिट में ये चक्कर लगा रहा है उसकी रेडियस आपने कितनी मान ली, R। और इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, V। एक बार समझते हैं। उसका चार्ज है E, उसकी वेलोसिटी है V, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I, और उसकी रेडियस है स्मॉल r। अब आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो करंट फ्लो होती है। तो करंट इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है आपका, Q, और टाइम आपने मान लिया कैपिटल T लग रहा है। अब चार्ज Q की जगह हमें यहाँ पे E लिखना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। अब जब कोई चीज़ सर्किल में घूमती है तो सर्किल में घूमते हुए क्या होता है, आपका सर्किल के में घूमते हुए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हो गई आपकी उसकी सर्कमफ्रेंस, और अपॉन में वेलोसिटी, V ऊपर पहुंच जाएगा। तो I इक्वल टू कितना आ गया, EV अपॉन 2πr। देखिए यहाँ तक I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम यानी Q अपॉन T, उसके बाद E अपॉन 2πr अपॉन V। V आपका ऊपर पहुंच गया तो EV अपॉन 2πr। सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हम एक और देखेंगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल मोशन की वजह से। मेरी बात समझ में आ रही है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का क्या मतलब हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल मोशन की वजह से। और उसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू आई ए। क्या फॉर्मूला होता है उसका, म्यू इक्वल टू आई ए। आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, EV अपॉन 2πr, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद अब देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो EVR अपॉन 2। क्या फॉर्मूला आया, EVR अपॉन 2। देख लीजिए यहाँ तक इसको। यहाँ तक देख लीजिए इसको। अब देखिए इसके आगे, इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, L इक्वल टू एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू एम वी आर। तो हमने यहाँ पर E इसलिए लिख दिया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं इस वाली इक्वेशंस को, म्यू अपॉन L। म्यू कितना है आपका, EVR अपॉन 2,
और एल कितना है आपका, MEVR। तो देखिए आपका VR से VR कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, E/2ME। समझ में आ रही मेरी बात? देखिए VR से VR कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, E/2ME। ठीक। अब उसके बाद आपको बोहर की जो क्वांटाइज कंडीशन होती है, आपने बोहर्स के मॉडल में पढ़ा होगा, L इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ये आपने म्यू अपॉन एल इक्वल टू क्या निकाला, E/2ME। तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया आपका, E/2ME इंटू एल। अब आपको बोहर की जो क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है कि जो आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी L इक्वल टू क्या होगा, NH/2π। इस L की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। क्या आ गया आपका, NH/2π। देखिए n ऐसे बाहर निकाल लेते हैं इसको हम, n बाहर आ गया तो क्या बचा, EH/4πME। देख लीजिए एक बार फिर से, n बाहर आ गया आपका, EH/4πME। एक बार देख लीजिए इसको पूरा। तो ये हमारे आज के 2 टॉपिक थे। अब हम कल एक अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।